नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मंगलवार को राजभवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनकी धर्मपत्नी विधायक कल्पना सोरेन ने मुलाकात की। इस अवसर पर राज्यपाल को मुख्यमंत्री ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनके सुदीर्घ एवं स्वस्थ जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का स्नेह, आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन झारखंड वासियों को सदैव मिलता रहेगा। विदित हो कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को झारखंड से विदा होंगे। उन्हें महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। बता दें कि सीपी राधाकृष्णन ने 18 फरवरी 2023 को झारखंड के राज्यपाल का पदभार संभाला था। झारखंड 20 द्वारा पारित कुछ विधेयकों को लौटाने के बाद सत्ता पक्ष ने राज्यपाल से नाराजगी भी जताई थी। फिलहाल बरेली के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार को झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इधर झारखंड के राज्यपाल रहे सीपी राधाकृष्णन को रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट परिसर में मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर भावपूर्ण विदाई दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री, सांसद नलिन सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन मौजूद थी। हेमंत सोरेन के साथ राज्य के मुख्य सचिव एल ख्यांगते, डीजीपी अनुराग गुप्ता, प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग वंदना दादेल सहित राज्य सरकार के अन्य वरीय पदाधिकारी गणों ने भी उन्हें सप्रेम विदाई दी। राज्यपाल यहां से महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गए, जहां वे राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। वहीं झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने अपना पहला भाषण दिया। जैसे ही उनका भाषण शुरू हुआ वैसे ही हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक सदन के वेल में आ गए, नारेबाजी करने लगे और हंगामा मचाने लगे। हंगामे के बीच भाजपा विधायकों ने वेल में बैठकर विरोध जताया, जिससे हंगामा और बढ़ गया। स्पीकर द्वारा व्यवस्था बहाल करने के प्रयासों के दौरान विपक्ष के नेता अमर बावरी और खुद स्पीकर के बीच तीखी नोकझोंक हुई। हंगामे के बीच कल्पना मुर्मू सोरेन ने एक मार्मिक बयान दिया, जिसमें उन्होंने सवाल किया कि हेमंत सोरेन के 5 महीनों का हिसाब कौन देगा। उन्होंने भाजपा की तीखी आलोचना की और कहा कि विधानसभा में उनका हर्ष लोकसभा चुनाव में उनकी हालिया हार जैसा ही होगा। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि भाजपा ने बहुमत के बावजूद सरकार को अस्थिर करने का बार बार प्रयास किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि झारखंड गुजरात के शासन मॉडल के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने एक निर्वाचित आदिवासी मुख्यमंत्री को अन्यायपूर्ण तरीके से जेल में डालने की निंदा की। कठिन परिश्रम से आज आप ओझा जी अंतिम में आप तो बार बार आग्रह कर रहे हैं कि मेडल स्पीच है, आग्रह कर रहे हैं, आप उसको भी नहीं समझ रहे। आपका दल में कोई समझाने वाला व्यक्ति भी नहीं है। आदरणीय हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में ये पुनः गठित हुई हमारी सरकार के द्वारा पेश किया गया ये अनुपूरक बजट है, जिसके पक्ष में मैं बोलने के लिए यहाँ खड़ी हुई हूँ। आज अगर आप देखेंगे, आप माननीय सदस्य सोनी जी, माननीय सदस्य 31 तारीख सोनी जी माननीय सदस्य, आप लोग जाइए ना, आप लोग जाइए, आप लोग जाइए राजेश, बोलिए आप जी 31 जनवरी आप लोग जाइए ना, 31 जनवरी में हमारे हेमंत जी ने आप लोग जाइए राजभवन में जाकर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। और जब जिस वक्त उन्होंने ये इस्तीफा दिया था तो राज्य का हर एक मूलवासी, हर एक आदिवासी, उनके मन में ये दर्द था कि ये अकेला जी आप लोग ले जाइए, मथुरा बाबू सबको ले जाइए, इधर से जाइए ना, आप लोग जाइए आसन पर, बोल दीजिए। ये वही लोग हैं जो आप लोग भी व्यवधान उत्पन्न न करें, माननीय सदस्य, आप लोग भी व्यवधान उत्पन्न न करें, आप लोग बैठे ना, बोलिए। और अन्याय कभी इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि वो अन्याय कर रहा है। मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय जी, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का यहाँ चादर ओढ़ करके हमारे झारखंड के युवा हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल के अंदर में डालने का काम किया था, और ये वही सरकार है जिसको पूर्ण बहुमत से यहाँ पे हमारे गठबंधन को जनादेश मिला था। आज इन लोगों के
संवैधानिक पदों में जो लोग बैठे हुए हैं, हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे हैं और आज ये बात करते हैं, यहाँ पर में परेशान करते हैं, अपनी बातों को बोल रहे हैं। मैं ये सभी से बीच में आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि कृपा करके अगर आप अपना यहाँ पे हल्ला भी करना चाहते तो कृपया मेरी बातों को जरूर सुन लीजिएगा, उसके बाद अपनी बातें आप जरूर रखिएगा। साथ में मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस वक्त हम लोग हमारे आदरणीय चंपई चाचा जी के पक्ष में विश्वास मत में हम लोग यहाँ पर में आए थे और हमारे नेताजी ने कहा था कि संस्थानों की कार्रवाई भेदभावपूर्ण है, इनके पास मेरे खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है, मैं फिर वापस आऊंगा और अब की बार ज्यादा ताकतवर होकर आऊंगा। और आज ये हमारे बीच में है, बैठे हुए हैं हम। झारखंड विधानसभा के तीसरे कार्य दिवस के दिन नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने विधानसभा अध्यक्ष पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष सरकार के कार्यकर्ता के रूप में सदन में कार्यरत है और विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि संसद के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आज पूरा देश सुन रहा है, लेकिन झारखंड के नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, हमारे माइक को बंद कर दिया जाता है। उन्होंने अध्यक्ष पर उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना करने का भी आरोप लगाया। कहा कि उच्च न्यायालय ने बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में सरकार को बांग्लादेशियों को चिन्हित कर इसकी जवाबदेही तय करने की बात कही है, लेकिन सदन के अंदर अध्यक्ष कहते हैं कि झारखंड में कोई घुसपैठ नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड की सरकार खुद को दलित, आदिवासी, पिछड़ों की हितैषी बताती है, लेकिन सच्चाई ये है कि झारखंड में निकलने वाली नियुक्तियों में दलित और पिछड़ी जाति का आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। राज्य में जब से ये सरकार आई है तब से यहाँ अनुसूचित जाति आयोग को खत्म कर दिया गया। रांची मेयर पद जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था उसे साजिश कर हटा दिया गया। ऐसे सभी विषय पर सरकार को जवाब देना होगा। यह सरकार पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है, जहां किसी की भी आवाज़ें नहीं सुनना पसंद करती है। विधानसभा के अंदर आपने देखा होगा, देश राहुल गांधी जी को बर्दाश्त कर रहा है बतौर एलओपी लीडर ऑपोजिशन। देश राहुल गांधी को सुन रहा है, वो जो भी कह रहे हैं उनको सुनने के लिए बाध्य किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भाई अगर नहीं सुनेंगे तो देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन झारखंड में बतौर एलओपी हम लोग कुछ कहना चाहते हैं, हमारी माइक बंद कर दी जाती है, हमको बोलने नहीं दिया जाता है और लगातार स्पीकर जो है पूरी तरह से कार्यकर्ता के रूप में अपना व्यवहार को अंजाम दे रहे हैं। बर्दाश्त की भी हद होती है, एक सीमा होती है। अंततः हम लोगों ने भी ऑब्जेक्शन देना प्रारंभ किया है स्पीकर के व्यवहार पर। जिस तरह से स्पीकर महोदय ने न्यायालय के आदेश, न्यायालय का डायरेक्शन, जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित करके उनका जो है सरकार को जवाबदेही तय करने के लिए दिया गया, लेकिन स्पीकर महोदय ने खुद से ये कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ जैसा कोई मामला नहीं है, ये सीधे कोर्ट का अवमानना है। आप भी एक वैधानिक बेंच को नेतृत्व करते हैं और वहाँ कोर्ट को आप इस तरह से चैलेंज नहीं कर सकते हैं, इस तरह से बयान दे करके। ये कई एक उदाहरण है जहाँ वो एक अध्यक्ष से ज़्यादा एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ज़्यादा देखे जाते हैं। आज हम लोगों ने कहा कि भाई आप लगातार विपक्ष के सदस्यों के आवाज़ को दबाने के लिए, उनको लय को तोड़ने के लिए, ऐसा लग रहा है कि भाषण नहीं हो रहा है, कटौती प्रस्ताव पर बहस नहीं हो रहा है, बल्कि डिबेट हो रहा है। वो डिबेट करने लग जाते हैं। ये सारे विषयों को लेकर के हम लोगों ने बताया और जब स्पीकर महोदय ने हम सबको सुनना बंद कर दिया, नहीं सुना, तो हम लोगों ने आज सदन की कार्रवाई का बहिष्कार करके बाहर निकलने का काम किया। दलितों का और पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने का काम किया। एक कांग्रेस और जेएमएम, राहुल गांधी जी और उनके दलित प्रेमी होने का ढोंग जो कहते हैं, और राहुल गांधी जी से जो कांग्रेस के नेता है, जो नेता विरोधी दल है देश का, मैं उनसे जानना चाहता हूं, आप बताइए कि किस आधार पर इस झारखंड प्रदेश में दलितों का आरक्षण, पिछड़ों का आरक्षण शून्य कर दिया गया चौकीदार के बहाली में। वहीं जहां वन रक्षक में रेंजर की बहाली निकली है, उसमें भी दलितों का आरक्षण शून्य कर दिया गया है। ये जानबूझ करके ये सरकार जो दलित विरोधी सरकार है, और लगातार कई एक उदाहरण इसका दलित विरोधी चेहरा का है, चाहे आयोग, अनुसूचित आयोग का गठन ना करना हो, चाहे रांची के मेयर पद को जिस तरह से घोषित होने के बाद हटाना हो, कई एक वैकेंसियों में लगातार दलितों के आरक्षण को शून्य करना हो, और ताज़ा यह कार्य उन्होंने किया है, आरक्षण को सभी जिलों में शून्य कर दिया है। इसका जवाब कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी जी, उनके नेता यहाँ के
और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को यह जवाब हम लोग चाहते हैं कि भी किस कारण से आपने दलित और पिछड़ों का आरक्षण चौकीदार की बहाली में आपने शून्य कर दिया पूरे झारखंड प्रदेश। वहीं जमशेदपुर में हथियार की खरीद बिक्री करने और अपराध की दुनिया में 15 सालों से सक्रिय हिस्ट्री शीटर अमरजीत सिंह उर्फ शेठी और उसके साथी हरप्रीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। इसका खुलासा मंगलवार को जिला पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में एसएसपी ने किया। दोनों अपराध कर्मी के पास से 4 देसी कट्टा, 2 देसी पिस्तल, 1 मैगजीन, 15 गोलियों के साथ 4000 रुपए नकद और 4 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि ये दोनों नाम बदलकर सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के आदर्श पथवर्धन कॉलोनी स्थित 3 मंजिला मकान में रह रहे थे। इनका संबंध अपराधी हरि सिंह, गणेश सिंह और कन्हैया सिंह से भी रहा है। उन्होंने बताया कि ये वर्धन कॉलोनी स्थित घर से ही आर्म्स की खरीद बिक्री कर रहे थे। अमरजीत सिंह और हरप्रीत सिंह का आपराधिक इतिहास रहा है। दोनों के खिलाफ अलग अलग थानों में विभिन्न आपराधिक मामले दर्ज है। फिलहाल दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। 7/24 को 2 शातिर अपराध कर्मी अमरजीत सिंह उर्फ सेठी एवं हरप्रीत सिंह उर्फ ऋतिक की गिरफ्तारी एक टास्क फोर्स के द्वारा की गई है, जो कि कई पुराने मामलों में भी संलिप्त रहे हैं और वर्तमान में इनकी संदिग्ध गतिविधि थी। और सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत आदर्श पथ वर्धन कॉलोनी में ये नाम बदल के एक 3 मंजिले मकान में किराए पे घर को लेकर रह रहे थे। और वहाँ पर जब छानबीन की गई, जब वहाँ पे सर्च किया गया, तो वहाँ पर से हमें कुल मिलाकर के 6 हथियार भी इनके पास से बरामद हुए हैं, जिसमें कि 4 देसी कट्टा है और 2 देसी पिस्टल है, 1 मैगज़ीन है और कुल मिलाकर के 15 जो है वो गोलियां भी बरामद इनके पास से हुई हैं। ये दोनों ही पुराने अपराध कर्मी हैं। ख़ासतौर पर अगर हम अमरजीत सिंह उर्फ सेठी की बात करें तो ये पूर्व में इसके ऊपर 4 केस जो है वो उसमें वो शामिल रहा है। सीताराम डेरा का 46/20, गोलमुरी का 52/24, बिरसा नगर में 2007 का आर्म्स एक्ट का एक केस है और आदित्यपुर का 123/10। इसमें अमरजीत सिंह जो आदित्यपुर थाने से जिस मामले में जेल गया था, उसमें वो तकरीबन 9 साल से अधिक की अवधि तक जो है वो जेल में रहा और जेल से बाहर आने के पश्चात वह पुनः आपराधिक घटनाओं में शामिल हो गया। और इसी प्रकार से ऋतिक की बात करें तो उसके ऊपर भी अभी तक 2 मामले जो हैं वो सामने आए हैं और बाकी हम लोग और तफ्तीश कर रहे हैं। ये जो है सीधे तौर पर ये लोग पहले हरीश सिंह से, गणेश सिंह से और कन्हैया सिंह से, इन तीनों अपराध कर्मियों से जुड़े हुए थे। तो एक प्रकार से ये लोग फिर से अपना एक तरीके से वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहे थे और बिहार से हथियार मंगा करके इन हथियारों की सप्लाई करना। किसी भी अपराध कर्मी को अगर हथियार की ज़रूरत होती थी तो वो इनसे संपर्क कर करके हथियार खरीदते थे। तो एक तरीके से हथियार के ये सप्लायर भी थे। वहीं दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में हुए रेल हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार मरने वाले दोनों यात्री हावड़ा मुंबई मेल के B4 कोच में यात्रा कर रहे थे। घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य तेजी से चलाया गया, जिस कारण घायलों को तत्काल सहायता प्राप्त हुई। इधर साउथ ईस्टर्न रेलवे के GM अनिल कुमार मिश्रा मंगलवार सुबह घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि रेल हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को रेलवे की तरफ से 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, वहीं घायलों को 1 लाख तक का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी और उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ज्वाइंट मेजरमेंट चल रहा है और इसका कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी इंक्वायरी करेंगे। तो बेसिकली इसका दुर्घटना का प्राइम ऑफिस ये है कि जो कुछ ट्रेन डिले हुई उसका जो वैगन अपने लाइन को इंफॉर्म कर रहा था, उसी से वजह से ये दुर्घटना। सर घायल 8 ही है या और ज़्यादा? केवल मात्र 8 हैं और उनको भी माइनर इंजरीज है और सभी को हम लोगों ने एक्सग्रेशिया पेमेंट भी कर दिया है। उनका विधिवत ट्रीटमेंट CKB रेलवे हॉस्पिटल में चल रहा है और हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स जो है उनकी पूरी देखभाल कर रहे हैं। उसमें एक पैसेंजर का आइडेंटिफिकेशन हो गया था, जो मुझे सूचना मिली थी, एक का नहीं हुआ था। तो जैसे मिलेगा आप लोगों को हम लोग सूचित करेंगे। गाड़ी पहले से डिटेल थी और उसके बाद तो क्या उनको कोई ऐसा नहीं मिल पाया कि गाड़ी को रोक देनी है, ऐसी कोई सूचना नहीं। ये तो नॉर्मली जब भी कोई ट्रेन पास करती है तो स्टेशन स्टाफ या गेटमैन उसको विजिलेंट रहते हैं और ये 20वां कोच था। तो अनफॉर्चुनेटली स्टेशन और जो इंसिडेंट साइट के बीच में
1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसमें कोई इस तरह का स्टेशनरी रेलवे स्टाफ नहीं था जो देख सके। ट्रैक डैमेज हुए हैं और हमें उम्मीद है कि कम से कम 18 से 20 घंटे ट्रैफिक रिस्टोरेशन में लगेगा और भी हम लोग उसको त्वरित चालू करने का प्रयत्न करेंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए झारखंड के आईजी अभियान एवी होमकर ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही कोल्हान कमिश्नर, डीआईजी और सरायकेला एसपी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। सभी वहां कैंप करते हुए राहत कार्य में लगे रहे। दुर्घटना के बाद पुलिस मुख्यालय झारखंड और जिला पुलिस के पदाधिकारी के द्वारा कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हुए कार्रवाई शुरू की गई। जैप 6 CTC मुसाबनी और IRB 2 के जवान भी राहत कार्य में लगे थे। आज प्रातः करीब 4 बजे समय पुलिस अधीक्षक सरायकेला को सूचना प्राप्त हुई कि हावड़ा मुंबई मेल जो रेलगाड़ी है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है और आमदा ओपी थाना क्षेत्र में खरसावा प्रखंड के पोटोबेड़ा गांव के नज़दीक जो है गाड़ी की दुर्घटनाग्रस्त होने की आसूचना प्राप्त हुई थी। जैसे ही आसूचना प्राप्त हुई तत्काल जो आमदा ओपी प्रभारी दल बल के साथ में प्रस्थान किए और जहां ये घटना हुई थी वहां पर अविलंब वहां पे पहुंचे तथा प्रथम दृष्टया उसका जायज़ा लेने के पश्चात तत्काल जो है राहत का कार्य प्रारंभ किया गया। जैसे ही पुलिस मुख्यालय को और अन्य वरीय पदाधिकारियों की इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई, तत्काल राज्य स्तर से जो है राहत कार्य हेतु अतिरिक्त जो आवश्यकताएं पुलिस अधीक्षक द्वारा बताई गई थी उस संबंध में लगातार उनसे संपर्क में रहते हुए उन्हें सारा सपोर्ट और सारी जो आवश्यकताएं थी उनको पूरा किया गया। पुलिस अधीक्षक सरायकेला और अन्य वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी भी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और उनके द्वारा राहत का कार्य प्रारंभ किया गया और वहां के ग्रामीणों की मदद से और जो पुलिस पदाधिकारी कर्मी और जो प्रशासन के जो अन्य पदाधिकारी वहां पे थे उनके द्वारा इमीडिएटली जितने भी लोग जो घायल थे जो वहाँ पे इमीडिएटली उपलब्ध थे उन्हें वाहनों के माध्यम से प्राथमिक उपचार देते हुए ट्रीटमेंट हेतु भेजा गया। लोकसभा में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की 3 राज्यों के कुछ एक हिस्सों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग संबंधित बयान के खिलाफ राजनीतिक पारा चढ़ गया है। इसके विरोध में मंगलवार को झामुमो ने जमशेदपुर के जिला मुख्यालय में धरना दिया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय समिति, जिला तथा प्रखंड एवं पंचायत के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। सभी ने एक स्वर में निशिकांत दुबे मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसमें शामिल पार्टी नेताओं ने कहा कि झारखंड अलग राज्य आंदोलन के बदौलत मिला है और इस राज्य के जमीन का एक भी टुकड़ा किसी को नहीं दिया जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि भाजपा एवं उनके सांसदों को झामुमो मुंह तोड़ जवाब देगी और इसके खिलाफ झामुमो सांसद निशिकांत दुबे पर मामला भी दर्ज करवाया जाएगा। झामुमो के जिला उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा की मानसिकता केवल झारखंड को लूटने की है और इसी के कारण उनके सांसद झारखंड को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। इसे कभी भी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। पिछले दिन जो है सांसद महोदय निशिकांत दुबे जिस तरह से राज्य को बांटने का काम कर रहा है, उनका बयान से आज हम लोग पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग के माननीय सांसद को हम लोग चेतावनी दे रहे हैं। जितने भी बाहर से आए उन सभी सांसदों को हम लोग आज चेतावनी दे रहे हैं। ये आज टेलर है हमारा, अगर इससे अगर नहीं चेतते हैं तो आने वाला समय में बीजेपी का जो सांसद है ना, उनको उसका चेतावनी क्या दे? चेतावनी हम लोग यही दे रहे हैं कि आने वाला समय में जो यहाँ पर आज राज्य का जो शासन सत्ता का सुख जो भोग रहे हैं वो सुख आप लोग नहीं भोग सकेंगे। कौन नहीं भोग सकेंगे? हमारे राज्य के जो सांसद है निशिकांत दुबे जी, जो यहाँ के खनिज संपदा लूट करके बैठे हुए हैं।
आज झारखंड आंदोलनकारी जो हमारे है, सरकार तो आप लोग सरकार हमारे, उनका अब हिस्ट्री निकाल लीजिए। आज तस्वीर जो उनका राज्य था, आज राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री यहाँ से कहां पलायन कर गए। आज सबर का जमीन कौन लूटा? आज जिंदल मित्तल ऐसा डोबे किसने बैठाया, किसने नियुक्त किया? आज सबका हिसाब आदरणीय राज्य के निशिकांत दुबे को देना होगा। रूहानी मरकज के अध्यक्ष सह पूर्व विधायक हसन रिजवी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मुलाकात की। इस दौरान उन्हें रूहानी मरकज जमशेदपुर की ओर से अजमेर शरीफ में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों से अवगत कराया। पूर्व विधायक हसन रिजवी ने मुख्यमंत्री को बताया कि आगामी 11 अगस्त को राज्यवासियों की सुख शांति समृद्धि एवं खुशहाली के लिए दरगाह अजमेर शरीफ में चादर पोशी की जाएगी। इसके साथ ही दुआएं एक खास का भी आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अजमेर शरीफ भेजी जाने वाली चादर ए मुबारक का अनावरण किया। मौके पर रूहानी मरकज के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों ने मुख्यमंत्री को अजमेर शरीफ की टोपी तथा साफा पहनाकर सम्मानित किया। दूसरी ओर हरमू रोड स्थित प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संचालिका ब्रह्मकुमारी निर्मला दीदी ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्हें रक्षा सूत्र बांधा। मौके पर ब्रह्मकुमारी निर्मला दीदी ने मुख्यमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं खुशहाल जीवन तथा सफलता की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ब्रह्मकुमारी बहनों का आभार जताया एवं धन्यवाद व्यक्त किया। राजधानी रांची के ई रिक्शा चालकों ने नगर निगम एवं ट्रैफिक पुलिस पर मनमानी करने एवं अवैध वसूली का आरोप लगाया है। इसके विरोध में मंगलवार को राष्ट्रीय युवा शक्ति के बैनर तले ई रिक्शा चालकों ने रांची नगर निगम कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में काफी संख्या में ई रिक्शा चालक शामिल थे। सभी ने नगर निगम कार्यालय के मुख्य द्वार पर पहुंचकर नारेबाजी की और आक्रोश जताया। ई रिक्शा चालकों की मांगों में रूट पास से मुक्त करने या फिर निगम क्षेत्र के 20 किलोमीटर के अंतर्गत चलाने का परमिट देने, एक सामान्य फीस पर ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराने समेत अन्य मांगे शामिल है। ई रिक्शा चालक यूनियन के पदाधिकारी दिनेश सोनी ने बताया कि उनकी 5 सूत्री मांग को नगर निगम के द्वारा नहीं माना जाता है तो आने वाले दिनों में वे लोग उग्र आंदोलन करते हुए चक्का जाम करेंगे। कि महिलाएं अपने घर का जेवर बेचकर गाड़ी खरीदी थी कि कुछ कमाई होगा तो बाद में जेवर भी मेरा आ जाएगा, अब बच्चे का कुछ खुशियाँ भी आ जाएगा, कुछ घर में टॉफी भी आ जाएगा, वो बच्चे को अच्छे विद्यालय पढ़ा सकते हैं। लेकिन आज कितना घर है उन महिलाओं के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। लोग डरे हुए समय हुए हैं। किस्ती लेने वाले बार बार फोन कर रहे हैं, घर पे चढ़ दे रहे हैं। स्थिति बहुत गंभीर है। इसी को देखते हुए आज हम लोग नगर निगम का घेराव किए हैं। अगर तब भी हमारी बात नहीं मानी तो अब शांत होने वाला बैठेंगे नहीं, अब याचना नहीं, रन होगा। जब तक टेम्पो वाले ई रिक्शा वाले को उसका अधिकार नहीं मिलता है यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। चाहे प्रशासन लाठी चला ले, डंडा चला दे, हम लोग हिंसा पुजारी हैं। हम लोग सम्मानपूर्वक शांतिपूर्वक एम्बुलेंस को पास करते हुए हम लोग रास्ता को दिए हैं। अगर प्रशासन और नगर निगम हम लोग का रोकने का प्रयास करेगा तो हम लोग रुकने वाला नहीं है। सरकार प्रयास करेगी तो रुकने वाला नहीं है। अगर लाठी डंडे से रोकने का प्रयास करेगी तो लाठी डंडे से रोकने वाला नहीं है। आज हमारा शांतिपूर्वक ये नगर निगम का मार्च है। अगर नहीं माना तो उग्र आंदोलन पूरे रांची में और पूरे झारखंड में देखने को मिलेगा। इधर ई रिक्शा चालकों के समर्थन में आए राष्ट्रीय युवा शक्ति के केंद्रीय अध्यक्ष उत्तम यादव ने बताया कि जिस प्रकार से नगर निगम के द्वारा मनमाने ढंग से फाइन काटा जा रहा है और अवैध वसूली की जा रही है, उस पर अविलंब रोक लगनी चाहिए। उनकी मांगों को यथाशीघ्र पूरा किया जाए, अन्यथा वे लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। वहीं सत्ता पक्ष के घटक दल में शामिल कुमार राजा का कहना था कि ई रिक्शा चालकों को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की पहल से सरकार से वार्ता करने का आमंत्रण देने के लिए वे यहाँ पहुंचे हैं। बेकार का नेतागिरी नहीं करना है। कुछ 10 नेता है लेकिन बाकी सब यहाँ गरीब लोग हैं जो कि यहाँ पर ऑटो चला के जीवन व्यापन नहीं हो पा रहा है। डेलीगेशन बना के आइए, मैं अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से बैठक का आयोजन करता हूँ, समय लेता हूँ और उनके माध्यम से, मेरे माध्यम से सरकार में सीधा आपकी वार्ता करने के लिए हम लोग पहल करेंगे। मैं इसका आमंत्रण देने को आया। दरअसल जिले की सामाजिक संस्था शनिदेव भक्त मंडली के अध्यक्ष देवव्रत घोष की कार्यप्रणाली पर पूर्व अध्यक्ष और संस्थापक सदस्य रंजन प्रदीप ने सवाल उठाया है। इसके साथ ही उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। एक प्रेस वार्ता आयोजित कर इससे संबंधित प्रमाण भी मीडिया के समक्ष रखा।
संस्थापक सदस्य सह पूर्वाध्यक्ष रंजन प्रदीप ने प्रेस वार्ता में कहा कि ट्रस्ट के खाता बही का आज तक ऑडिट नहीं कराया गया तथा पैन कार्ड भी सही नहीं है। ट्रस्ट के खाता से पैसे का बंदरबाट लगातार किया जा रहा है, जिसमें लोन के नाम पर सिर्फ कुछ सदस्यों को मदद दी जा रही है। ये मदद करंट खाता से किया जा रहा है। कहा कि पदाधिकारी का चयन तो मनोनयन के आधार पर होता है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा, जो कि बिल्कुल अवैध है। पूर्वाध्यक्ष ने कहा कि एक से ज्यादा खाता वर्तमान में अभी मंडली द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। मंडली गठन के बाद कभी भी ट्रस्टी की बैठक नहीं की गई है। मंडली द्वारा एकत्रित धनराशि को जिन जरूरतमंद परिवारों में दी जानी है, इसका निर्धारण भी संरक्षक के द्वारा ही किया जाता है। रंजन प्रदीप ने कहा कि बहुत से ऐसे परिवारों को मदद के नाम पर धनराशि उपलब्ध करवाई गई है जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं थी, जो संदेह उत्पन्न करता है। आरोप लगाया कि किसी भी अधिकारी, ट्रस्टी या सदस्य के द्वारा जब खाता का हिसाब किताब मांगा जाता है तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, मंडली से बाहर निकाले जाने की धमकी दी जाती है और बैठक में मारपीट तक की घटना को अंजाम दिया जाता है। ट्रस्ट के तथाकथित कार्यालय में समाज सेवा के नाम पर चिट फंड और LIC जैसे कारोबार का संचालन भी संरक्षक द्वारा किया जा रहा है। मंडली बार बार ये कह रहा है, चूंकि ये हमको बोला जा रहा है कि आप विरोधी, हम विरोधी नहीं है। हम आज भी सदस्य हैं। अभी भी मीटिंग में परसों गए 28 जुलाई को, आज 30 जुलाई है। कल भी कार्यालय खुल रहा है। पहले तक तो व्यक्तिगत मैसेज दिया जा रहा था, अवॉइड किया जा रहा है। सदस्यों के बीच में कहीं हाथापाई की नौबत आ जाए, अलग अलग तरह से पैसा का बंदरबांट किया गया है, जो कि बाईलॉज में नहीं है। बाईलॉज बनना चाहिए। प्रशासन इसकी निष्पक्ष जांच करे, मंडली का पुनर्गठन करे, मंडली का आय व्यय जो भी है दिया जाए, और उसके बाद कोई भी पैन कार्ड हो, कोई भी ऑडिट हो, एक बार में इनकम टैक्स 5 साल की ऑडिट नहीं करती है। 2019-20 नहीं हुआ, 20-21 नहीं हुआ, 22-23 नहीं हुआ, 23-24 नहीं हुआ, तो 5 साल का एक बार में ऑडिट कहीं नहीं होता है। ये मंडली का पैसा ही बर्बाद जाएगा जो गरीबों के लिए जोड़ा गया। कोई भी चार्टर्ड अकाउंट अनावश्यक फीस लेगा। तो ये 2019-20 में क्यों नहीं बना, जहाँ की मंडली का लाखों रुपए कट रहे हैं। हम मंडली का पुनर्गठन चाहते हैं। मंडली के आम सदस्यों के बीच में प्रशासन के रूप में और प्रशासन के हस्तक्षेप से चुनाव करवाया जाए। ये अवैध है, जो भी कार्यकारिणी है, ठीक है, और जो भी आय व्यय का ब्यौरा आम सभा में दिया जाए, नहीं कि व्यक्ति विशेष को अलग अलग बुला के एक कागज पे दिया जाए। कोल्हान आयुक्त हरिप्रसाद केसरी ने मंगलवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों से मिलकर कई मामलों में पूछताछ की। मौके पर पोटका BDO अभय कुमार द्विवेदी व CO निकिता बाला उपस्थित थी। जांच के बाद प्रमंडलीय आयुक्त संतोष दिखे। उन्होंने कहा कि सब कार्य संतोषजनक पाया गया है। इस दौरान पारंपरिक स्वशासन ग्राम प्रधान समिति के अध्यक्ष उत्तम सरदार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने आयुक्त को 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि पारंपरिक व्यवस्था में जुड़े कार्यरत डाकुआ घटवाल को सूचीबद्ध कराया जाए। जमीन खरीद बिक्री करने के पहले ग्राम प्रधान से NOC लिया जाए। म्यूटेशन पर कर्मचारियों की मनमानी बंद हो। जमीन के ऑनलाइन निःशुल्क कराने, अवैध रूप से चल रहे पत्थर खदान व बालू घाट की बिक्री पर अविलंब रोक लगाने, ग्राम प्रधानों के सम्मान की राशि बढ़ाने, परंपरागत सिंचाई नाला को अविलंब मरम्मत कराने एवं ऑनलाइन लगान वसूली बंद कर प्रत्येक पंचायत में कर्मचारियों के द्वारा लगान वसूलना सुनिश्चित कराने की मांग की। इसके पश्चात आयुक्त ने प्रखंड कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया, साथ ही जुड़ी सहित कई बूथों का निरीक्षण भी किया। मेरा इस महीने में चौथा अंचल है, जिसमें हम लोग राजस्व अंचल का जांच के लिए आए थे। देखना चाहते किस तरह से काम यहाँ हो रहा है। सब अच्छा ही पाया गया है। कुछ कमी है तो बता दिया गया CO को सुधारने के लिए। चूँकि हड़ताल भी है, कुछ अपडेट नहीं भी था तो कर लेंगे, लोग बता दिए। बाकी सब सही था। ठीक। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के कोवाली थाना अंतर्गत हल्दी पोखर पेट्रोल पंप के पास पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान 40 बाइक को जांच के लिए रोका गया, जिसमें से कई बाइकों के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस एवं हेलमेट नहीं पाए जाने पर उनका चालान काटकर न्यायालय भेज दिया गया। इस अभियान का नेतृत्व कोवाली थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान कर रहे थे। इस दौरान उनके साथ थाना के काफी संख्या में जवान मौजूद थे। थाना प्रभारी ने कहा कि जांच अभियान लगातार जारी रहेगा,
शराब पीकर वाहन चलाने, बिना हेलमेट के बाइक चलाने, ट्रिपल बरस ड्राइव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही वाहनों के कागजातों की भी जांच की जा रही है। अगर नाबालिग बाइक चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो उन पर 25,000 रुपए का फाइन किया जाएगा। कई लोगों का चालान काटकर उन्हें कोर्ट भेजा गया है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका व पटमदा प्रखंड के लाभुकों ने मंगलवार को राशन वितरण में अनियमितता की शिकायत को लेकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। लाभुकों ने संबंधित डीलर के खिलाफ जांच करते हुए लाइसेंस रद्द करने की मांग उपायुक्त से की। इस संबंध में उन्हें ज्ञापन भी सौंपा गया। इसका नेतृत्व कर रहे भाजपा नेता विमल बैठा ने बताया कि ये समस्या सिर्फ पोटका और पटमदा की ही नहीं है, बल्कि पूरे जिले में इस तरह की समस्या है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों के नाम पर हर महीने राशन उपलब्ध कराती है, लेकिन गरीबों के अनाज को भ्रष्ट डीलर निकल जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पोटका प्रखंड के हाथीबिंधा पंचायत के अन्नपूर्णा महिला मंडल की डीलर शोभा रानी महतो द्वारा कार्डधारियों को कम राशन देने का मामला प्रकाश में आया है, जिससे नाराज होकर कार्डधारियों ने उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया है। वीडियो के पास गए तो हम लोग को 3 महीने का चावल दिलाया है और जून और जुलाई का बाकी है। क्या बोलता है डीलर? डीलर वाला हम जाते हैं तो बोलता है कि आप लोग का राशन नहीं आया है। अच्छा नहीं आया क्या? आपको बताते हैं कारण क्या? बोलता है यही वाला जो डिमांड कर रहा था, आप लोग राशन करवा के रखिए और बाद में दिलाएंगे। क्या बिना राशन दिए साइन करा लेता है? हाँ, साइन करवाता था लेकिन अभी नहीं किए जून और जुलाई का। कितना महीने से नहीं मिला आप लोग को? अभी तो मार्च महीने से नहीं दिया था, लेकिन मार्च अप्रैल नहीं था कितने दिया है। ये पोटका और पूर्वी सिंहभूम के सभी ग्रामीण यहाँ उपस्थित हैं और लगातार जो जिस प्रकार का राशन डिपार्टमेंट द्वारा ये काम हो रहा है, ये कहीं ना कहीं विचार करने का काम हो रहा है कि गरीब को कब तक शोषण किया जाएगा और राशन डीलरों द्वारा इनको घुमा दिया जा रहा है कि आज चावल मिलेगा, कल चावल मिलेगा और इन बटकरों में चावल तोल के दिया जा रहा है। तो ऐसे में आज गरीबी में जो लोग बहुत मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, बहुत मुश्किल से उनको राशन मिलता है, अगर सही समय में सरकार का राशन नहीं मिलेगा तो ये खाना कहाँ से खाएंगे। आज भूखे प्यासे किस प्रकार के यहाँ पहुँचे हैं, अपना इस उम्मीद से पहुँचे हैं कि हम आज डीसी साहब को अपना गुहार देंगे और एक गुहार लगाएंगे। का नाम वहाँ पे पोटका प्रखंड के डीलर है, मैं महिला मंडल है, उनके माध्यम से लगातार हो रहा है। बाकी बहुत जगह पूरे पूर्वी सिंहभूम में ये हो रहा है। तो मैं डीसी साहब से यही जांच करने का मांग कर रहा हूँ कि ऐसे जो भी डीलर है, ऐसे जो भी लोग हैं, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके उनका डीलरशिप को रद्द किया जाए और नया लोगों को जगह दिया जाए। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी बागजादा स्थित बाकड़ा में पहाड़ी शंख नदी पर बना पुल छोटा होने की वजह से हर वर्ष बारिश के दिनों में डूब जाता है। इससे ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन एवं यूसीएल प्रबंधन से बड़ा पुल निर्माण कराने की मांग की है। मुसाबनी बागजादा स्थित बाकड़ा में यूसीएल प्रबंधन द्वारा माइंस खोलते वक्त पहाड़ी शंख नदी पर एक पुल बनाया गया था। पुल छोटा होने की वजह से हर वर्ष भारी बारिश के कारण ये डूब जाता है, जिससे अवगमन पूरी तरह से बाधित हो जाता है। घंटों इंतजार के बाद जलस्तर नीचे जाने पर लोग यहां से आते जाते हैं। हर वर्ष बारिश के दिनों में लगातार बारिश होने से पहाड़ी शंख नदी उफान पर रहती है। गोला पंचायत के पूर्व पंचायत समिति सदस्य हरिपद भगत ने कहा कि यहाँ के लोगों ने प्रशासन एवं माइंस प्रबंधन से कई बार इस स्थान पर बड़ा पुल बनाने की मांग की है, लेकिन आज तक ये मांग पूरी नहीं हुई। पुल की सुविधा नहीं रहने के कारण बच्चों को स्कूल आने जाने, शादी विवाह जैसे जरूरी कार्यों के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि लोग माइंस में काम करने भी नहीं जा पाते हैं। देखिए, हमारे क्षेत्र का जो ये शंख नदी पुलिया है काफ़ी छोटा बनाया गया है। यूसीएल कंपनी के द्वारा इस पुलिया को बनाया गया है, लेकिन हम सभी आम जनताओं का बात जो है उस समय यूसीएल मैनेजमेंट नहीं माने और कभी काफ़ी छोटा बनाया गया, जिस कारण ये प्रत्येक वर्ष जो है ये पुलिया कम बारिश में ही डूब जाता है, जिससे जो यूसीएल में जो काम करने आते हैं कामगार आवागमन बंद हो जाता है कामगारों का, और हम सभी आम जनताओं को जो है इस पार से उस पार जाने के लिए कुछ भी सुविधा नहीं रहता है,
जिस कारण से काफ़ी हम लोग मर्माहत है। यूसीएल से हम लोग गुजारिश करना चाहते हैं और विशेष करके जो है प्रखंड प्रशासन, जिला प्रशासन को भी गुजारिश करना चाहते हैं कि इसमें एक बड़ा पुल बनाया जाए। जैसे कि हम अगर तुलना करें दूसरे पुल के साथ, जैसे हमारे नज़दीक ही 3-4 किलोमीटर में एक पुलिया है पत्नीपाल में, वो काफ़ी बड़ा बना गया है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनिट रहने के बावजूद भी हमारे क्षेत्र में इतने छोटा पुलिया बनाने के कारण जो है हम लोग आम जनता काफ़ी त्रस्त है। पुलिया वर्तमान जो है विगत साल पुलिया डूबने से यहाँ पर दरार भी पड़ चुका है। जब कभी भी जो और ट्रांसपोर्टेशन होता है यहाँ पर काफ़ी भारी गाड़ी का जो है आवागमन होता है, जिससे यहाँ पर दरार पड़ चुका है। जब कभी भी पुलिया जो है धंस भी सकता है। सरायकेला कस्बा जिला के कुकड़ू वाईजागर प्रखंड सभागार में मंगलवार को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के क्रियान्वयन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इसमें पंचायत प्रतिनिधि, सचिव, आंगनबाड़ी सेविका और प्रज्ञा केंद्र के ऑपरेटर मौजूद थे। सभी को योजना के संबंध में जानकारी दी गई। वीडियो कीकू महतो ने 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को इस कल्याणकारी योजना से 100% जोड़ने के संबंध में उपस्थित पंचायत प्रतिनिधियों आदि को जानकारी उपलब्ध कराई। उन्होंने इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु 3 अगस्त से 10 अगस्त तक सभी पंचायत सचिवालयों में होने वाले कैंप के संबंध में नियम व शर्तें भी साझा किए। वीडियो ने बताया कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ सभी योग्य लाभुकों को मिले, इसे सुनिश्चित करे। 1-2 दिनों के अंदर आवेदन प्रपत्र प्रखंड कार्यालय को प्राप्त हो जाएगा। सभी लाभुकों को आवेदन प्रपत्र ससमय उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि 21 से 50 वर्ष की महिला इसका लाभ ले सकते हैं। अधिक से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए पंचायत स्तर पर शिविर लगाया जाएगा। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।